हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 ग्रेविटेशन और आज उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो आप लोगों ने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आई थिंक 9th-10th में स्टडी किया है। आज हम लोग उसके और भी ज्यादा डेप्थ में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके पहले देखो बच्चों, आपके बुक में कैन यू रिकॉल में उन्होंने कुछ सवाल किए हैं, वो उनके आंसर्स आप लोग इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स टेंड्स टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अगर कुछ हाइट से हमने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही क्यों आता है? तो आंसर बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अर्थ उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से वो नीचे गिर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड टेंट हो रहा है, राइट ना। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, हेवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम सेम हाइट नियर द अर्थ सरफेस। हेवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेम हाइट नियर द अर्थ सरफेस, व्हाट कैन वी कंक्लूड अबाउट दैट एक्सेलरेशन। अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक हेवी है एक लाइट है, दोनों को हमने सेम हाइट से रिलीज किया तो उनका कंक्लूजन क्या रहेगा। अगर हमने सेम हाइट से रिलीज किया तो ऑब्वियसली वो कहाँ गिरेंगे? नीचे गिरेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि उनके ऊपर अर्थ क्या लगा रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है। देन इट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ एट द सेम स्पीड, उनका स्पीड भी सेम रहेगा, दैट मीन्स दे हैव द सेम एक्सेलरेशन। ये हम लोग यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। और सबको पता है हर एक बॉडी के ऊपर अर्थ कितना एक्सेलरेशन लगा रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन होता है, राइट ना। तो ऐसे कैन यू रिकॉल में बहुत इजी क्वेश्चंस उन्होंने किए हैं। अब हम आते हैं न्यूटन्स लॉ की तरफ। सबको पता है न्यूटन्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। अकॉर्डिंग टू सर आइजैक न्यूटन, इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी इस लॉ को इन्वेंट करने में, पूरी लाइफ लगा दी। और यूनिवर्स का सबसे बड़ा इन्वेंशन माना जाता है ये ग्रेविटेशन का लॉ। सबसे बड़ा इन्वेंशन है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा इन्वेंशन रहेगा ही। दो प्लैनेट्स के बीच में कुछ फोर्स है, और यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ अर्थ के ऊपर हमें समझ में नहीं आता, बट हर एक ऑब्जेक्ट नीचे ही क्यों गिरता है, ये क्वेश्चन जब साइंटिस्ट लोगों को अराइज हुआ तो उनके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। और फिर इन्वेंशन स्टार्ट किया उन्होंने। इन्वेंशन स्टार्ट करने के बाद उसने ग्रेविटेशन का इन्वेंशन किया। बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने अपनी लाइफ लगा दी ये इन्वेंशन करने में। तो यूनिवर्स का सबसे बड़ा इन्वेंशन यही है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऐसे बोला जाता है। न्यूटन्स के और भी बहुत सारे 3 लॉज हमें पता है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वो अलग है और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक अलग है। वैसे न्यूटन्स के बहुत सारे लॉज है, विस्कोसिटी के ऊपर भी है, सरफेस टेंशन के ऊपर भी है, और ये ग्रेविटेशन का लॉ सबसे अलग है। ठीक है, तो क्या था लॉ? देखो, न्यूटन ने कहा था कि किसी भी दो ऑब्जेक्ट, अगर हमने दो ऑब्जेक्ट लिए यहाँ पे, सपोज एक ऑब्जेक्ट का मास है m1, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है m2, इनके सेंटर ऑफ मास के सेंटर ऑफ मास ही लेना है, यहाँ सरफेस से डिस्टेंस नहीं लेना है, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मतलब अर्थ कितनी बड़ी है, अगर आप यहाँ से उसका डिस्टेंस मेजर करोगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो इसके अर्थ की रेडियस कहीं किलोमीटर है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर है, राइट ना, थाउजेंड्स ऑफ मीटर है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं तो। इसीलिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट का मास किसी भी ऑब्जेक्ट को रिलेट करोगे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, तो उसके सेंटर से रिलेट करना है, उसके सेंटर ऑफ मास से रिलेट करना है। वैसे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये चीज समझ में आएगी ही। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग ये दो ऑब्जेक्ट्स हमने लिए, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है डिस्टेंस r से, अर्थ के ऊपर, राइट, या फिर किसी प्लैनेट के ऊपर समझ लो। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर ऑफ मास। मतलब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे नहीं होता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे भी नहीं होता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होता है?
उनके सेंटर ऑफ मास को जो लाइन ज्वाइन करती है, कौन सी लाइन ज्वाइन कर रही है इसके सेंटर ऑफ मास को, ये लाइन ज्वाइन कर रही है। तो ये लाइन को, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो होती है उसके ऊपर से, मतलब ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर से फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, वो फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड, दैट मीन्स F12 हम लोग बोलेंगे इसको भी समझ लो, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली ये बॉडी क्या कर रही है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स है वो कितना है, F21 बार, और ये दोनों इक्वल फोर्सेस है, ये दोनों भी क्या है, इक्वल फोर्सेस है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। मतलब F12 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, सिमिलरली F21 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो वो निगेटिव रहेगा, F21 बार। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। तो इसका जो फॉर्मूला उसने डिराइव किया था वो क्या था, F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो R स्क्वायर सबको पता है, R स्क्वायर क्या है, इट इज द डिस्टेंस सेपरेटेड बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ओके। और उसका स्क्वायर हम लोग ले रहे हैं, मतलब अगर आप कोई दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, उनको 2 मीटर से आपने सेपरेट किया, कंसिडर करो, तो फोर्स कितना कम होगा उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग, मतलब 4 से कम होगा। R स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 से वो कम होगा, 3 से सेपरेट किया तो 9 से कम होगा, ऐसे उसका मीनिंग है। मतलब जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसको हम लोग दो मासेस से मल्टीप्लाई करते हैं और जो वैल्यू आती है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये अगर इंक्रीज किया तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, ये अगर डिक्रीज किया तो फोर्स भी डिक्रीज होगा। सिमिलरली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दैट मीन्स R स्क्वायर। एक्चुअली ये इनवर्स स्क्वायर लॉ सबको पता है। तो यहाँ पे ये अगर डिस्टेंस हमने इंक्रीज किया, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सिंगल से इंक्रीज किया तो डबल से फोर्स डिक्रीज होगा, सिंगल से डिक्रीज किया तो डबल से फोर्स इंक्रीज होगा, ओके। ये रिलेशन है, इसी को कहा जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका स्टेटमेंट वगैरह हम लोग देखेंगे। जी यहाँ पे क्या है, जी को कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, ओके। उसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, ओके। इसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻11 किलोग्राम। ये देखो ये क्या है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, सॉरी डिवाइड बाय आएगा, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये इस साइड आके डिवाइड होगा ना, ये उसकी वैल्यू है। तो एक्चुअली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है। क्यों वीक होता है, क्योंकि देखो ये जो वैल्यू है ये कितनी छोटी है, 10⁻11, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स का मास, इसके कंपैरिजन में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, सपोज इसका मास हम 10 kg मान लेते हैं, इसका मास हम 20 kg मान लेते हैं, तो छोटे ऑब्जेक्ट्स अगर है तो 10 इंटू 20 कितना होगा, दैट इज 200, और 200 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। ये फोर्स बहुत ही 10⁻11 की रेंज में, मतलब बहुत ही कम। अगर हमने इसको 200 इंटू 100 मतलब 10⁻2, मतलब ये 10⁻9 बन जाएगा, और इससे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट ना। तो ये मास, ये फोर्स 10⁻9 के ऑर्डर में, मतलब बहुत ही छोटा फोर्स है, बहुत ही छोटा फोर्स है। छोटा क्यों है, क्योंकि ये जो जी है वो छोटा है, और उसको ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई किया तो वो छोटा ही बनता है, इसीलिए ये फोर्स को बहुत वीक फोर्स कहा जाता है। तो बच्चों इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे ही वैसे, और कुछ पॉइंट्स है न्यूटन्स लॉ के रिलेटेड, वो मैं आपको लिख के बताऊंगी। बट अभी ये क्वेश्चन अराइज होता है कि न्यूटन ने ये जो फॉर्मूला बनाया वो कैसे बनाया, उसने कैसे कंक्लूड किया कि वो डिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये तो पता ही था, लेकिन ये कैसे, क्योंकि ग्रेविटेशन का इन्वेंशन ऑलरेडी हो चुका था तो ये पता ही था, लेकिन डिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये कैसे कंक्लूड किया, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। उसको कैसे कैसे रियलाइज हुआ कि ये डिस्टेंस को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को स्टेट करने के पहले, जनरलाइज करने के पहले, वो स्टडी कर रहे थे मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन।
मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, इसका वो स्टडी कर रहे थे और उसने ये वो उसके ऊपर से 3 फैक्ट्स उनको ऑब्जर्व हुई। वो कौन सी थी देखो। सबसे पहली फैक्ट थी कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है मून का, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ मून कितना होता है, दैट इज 27.3 डेज। मतलब मून अर्थ के अराउंड रोटेट होता है, हमें पता है। तो वो एक रिवोल्यूशन कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 27.3 डेज में कंप्लीट करता है। ये बात सबको पता होगी, आपने ज्योग्राफी में वैसे स्टडी किया होगा इसको। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून कितना होता है, तो उसको हम आर बोलते हैं। ये दूसरा फैक्ट था। आर कितना होता है, दैट इज 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर होता है। अर्थ मून से इतना दूर होती है। एंड तीसरा फैक्ट ये था कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ऑलमोस्ट सर्क्यूलर ऑर्बिट। मतलब ये अर्थ है, ये मून है, ये ऑलमोस्ट सर्क्यूलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होती है, ऐसे सर्कुलर पाथ बनाती है। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ ये अट्रैक्ट हो रही है। विच फोर्स, ड्यू टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, हमें पता है। तो इन दोनों में कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसका मतलब इन दोनों में एंगुलर वेलोसिटी है। तो तीसरा फैक्ट ये था कि मून रिवॉल्व होता है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, तो इसका फोर्स का फॉर्मूला पता है आपको। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, दैट इज mr ओमेगा स्क्वायर। मोशन इन अ प्लेन में हमने सर्कुलर मोशन स्टडी किया था, तब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। बट न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना होता है, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इससे हमें पता चलता है ff m सेम है, तो इससे हमें पता चलता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा, r इंटू ओमेगा स्क्वायर। बट ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2π/t। और इस 2π/t को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है, दैट इज इक्वल टू r इंटू 2π, मतलब 4π² डिवाइड बाय t² मिलेगा। तो देखो इससे हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है, क्योंकि हमें r की वैल्यू पता है, 4 पता है, π पता है और t भी पता है। तो ये सभी वैल्यूज हमें पता है, तो अगर हमने सभी वैल्यूज पुट की तो हमें एक्सेलरेशन मिल सकता है। क्या मिलेगा, देखो एक्सेलरेशन मैं फाइंड आउट करके बताती हूँ आपको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू r कितना है, एक्चुअली ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ मून निकाल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ मून की बात कर रहे हैं ना। तो ये एक्सेलरेशन ऑफ मून हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये कितना था, r कितना है, मून का डिस्टेंस कितना है, 3.85 इंटू 10⁵ इंटू 4π², पाई की भी वैल्यू पुट कर दो, दैट इज 3 हाँ यहाँ पे ये किलोमीटर है ना, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू मीटर में लिखते हैं, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10⁻³ इंटू 4 इंटू पाई कितना होता है, 3.14 इंटू 3.14, 2 बार करो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। डिवाइड बाय क्या आएगा, t², t कितना है, t कहा गया, दैट इज 27.3 डेज, मतलब 27.3 इंटू कितने आवर्स, 24 आवर्स, 24 आवर्स इंटू 60 ब्रैकेट स्क्वायर। इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। इसका कैलकुलेशन अभी हम करते नहीं बैठते, क्योंकि बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, तो मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ मून जो हमें मिला, न्यूटन को मिला, वो कितना था, हमें नहीं मिला, दैट इज इक्वल टू 0.0027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऑफ मून था। ओके, अभी इसको हमें कंपेयर करना था एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के साथ। तो एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी सबको पता है, वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इन दोनों को रेशो में लेते हैं, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी का, डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ मून, दोनों का रेशो अगर हमने लिया तो हमें पता है ये कितना है, 9.8 डिवाइड बाय 0.0027। अगर इन दोनों का अगर हमने रेशो लिया तो वो हमें मिलता है 3600। कितना मिलता है, 3600 मीटर पर सेकेंड। ये दोनों का
रेशो। ओके, वही अगर डिस्टेंस का रेशो लिया तो हमें कितना मिलेगा? देखो, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ मून डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशो लो, कितना आता है? न्यूटन ने जब ये किया तब उसको पता चला कि ये उसको मिला 3.85। मून कितना है? 3। अब ये कैलकुलेशन करके देखो, आपको समझ में आएगा। 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर डिवाइड बाय ये कितना था? 0.0 डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रॉम द अर्थ, मतलब सपोज ये अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बस अर्थ के एकदम सरफेस के ऊपर, तो अर्थ की रेडियस कितनी होती है? ये भी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, देखो फर्स्ट चैप्टर में। तो दैट इज 6378 किलोमीटर है अर्थ की रेडियस, तो उसको हम इतना ही मानते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को। ये कितना है? 6378 किलोमीटर, दोनों भी किलोमीटर में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका जब कैलकुलेशन किया तो इसका आंसर नियरली इक्वल टू 60 मिला। मतलब देखो, अगर हमने डिस्टेंस ऑफ मून डिवाइड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका अगर हमने स्क्वायर किया दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? 60 का स्क्वायर आएगा। ये हमें कैलकुलेशन 60 मिला। अगर इनका हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमें मिलेगा 60 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3600, राइट। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको इक्वेशन 2 बोलूं तो दोनों से हमें क्या पता चलता है? ये रेशो एंड ये रेशो दोनों भी क्या है? दोनों का RHS इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों का रेशो भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, इससे हम बोल सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन डिवाइड बाय AM इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें? DM डिवाइड बाय D ऑफ ऑब्जेक्ट स्क्वायर। तो देखो, एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट ऊपर है, DO नीचे है। यहाँ एक्सेलरेशन ऑफ मून नीचे है, डिस्टेंस ऑफ मून ऊपर है। मतलब ये एक्सेलरेशन इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है इसके स्क्वायर से, स्क्वायर को ये हमें समझ में आ रहा है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे कि एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब डिस्टेंस स्क्वायर, ये हम बोल सकते हैं। बट हमें पता है यहाँ पे कि फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की जगह पे r² पुट कर दो, तो मास डिवाइड बाय r² आएगा। एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने 1/r² पुट किया, तो मास डिवाइड बाय क्या आएगा? r² आएगा। सिमिलरली ये फोर्स अर्थ की, अगर अर्थ ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो फोर्स भी ऑब्जेक्ट भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब मास डिवाइड बाय r² उसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम बोल सकते हैं कि फोर्स ऑफ, कहाँ पे लिखूं? इधर लिखती हूँ। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या बोलेंगे कि दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्सेस लगा रहे हैं। इसका मतलब F जो है ऑब्जेक्ट का फोर्स एंड अर्थ का फोर्स, ये दोनों क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। तो ये दोनों इक्वेशंस के ऊपर से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, दोनों F है, यहाँ M है, यहाँ स्मॉल m है, यहाँ r² है, यहाँ r² है। तो हम बोलेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय r²। और ये बन गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आया कैसे किया उसने? देखो, वापस एक बार रिवाइज करती हूँ मैं, क्योंकि ये पूछा जाता है, क्वेश्चन आपके बुक में भी है ये। सबसे पहले आइजैक ने ये फॉर्मूला कैसे स्टेट किया, इसका इन्वेंशन है। तो वो क्या कर रहे थे? सबसे पहले मून एंड अर्थ का रिवॉल्यूशन स्टडी कर रहे थे। उससे उनको ये 3 फैक्ट पता चली कि मून अर्थ के अराउंड उसका टाइम पीरियड 27.3 डेज का होता है, डिस्टेंस इतना होता है, और वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, तो उनको एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने लिया और उनका सेकेंड लॉ, तो दोनों से पता चला एक्सेलरेशन कितना होता है? r⍵²। ओमेगा की वैल्यू 2π/t, तो उससे आपको एक्सेलरेशन ऑफ मून पता चला, वो कितना था? 0.0027। बट एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों का अगर हमने रेशो लिया तो हमें आंसर मिलता है 3600, और ये एग्जैक्टली इक्वल है डिस्टेंस डिवाइड बाय दोनों के डिस्टेंस का रेशो लिया और उसका स्क्वायर किया तो उसके इक्वल आता है। तो इससे हम कंक्लूड करते हैं कि एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस का स्क्वायर, ये दोनों क्या है? इक्वल है। लेकिन कैसे इक्वल है? इनवर्सली इक्वल है। मतलब ये अगर ऊपर है तो ये नीचे है, तो एक बढ़ाया तो ये कम हो रहा है, ऐसे इक्वल है वो। तो इससे कंक्लूजन हुआ कि ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। और फिर
न्यूटन के सेकेंड लॉ में हमने एक ही वैल्यू पुट करके वो कंक्लूजन किया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, और इसी से फॉर्मूला बना F इज इक्वल टू G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यहाँ पे लिया G इंटू M डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और आज तक किसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों अभी हम देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। मतलब हर एक पार्टिकल जो है मैटर का, वो हर एक दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है, वो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके मासेस के प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस से। तो ये न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इसका फॉर्मूला देखो ऑलरेडी हमने डिराइव किया है। फॉर्मूला इसका क्या है, F इज इक्वल टू G इंटू M1 M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप नोट डाउन करोगे क्योंकि आपको बुक में कहीं पे भी नहीं लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स मतलब क्या कि ये टूवर्ड्स द सेंटर होता है। जैसे कि अर्थ है, अर्थ के सेंटर की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ अट्रैक्ट होगा, अर्थ के सेंटर की तरफ। अर्थ का सेंटर उसको अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली इसका सेंटर उसको अट्रैक्ट करेगा। मैंने आपको बोला ना, इसके सरफेस से मत लो, हर एक चीज को कहाँ से लो, इसके सेंटर से लो। तो ये अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली अर्थ भी उस ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ये सेंट्रल फोर्स है, और हमने देखा कि एफ सेंट्रीपिटल से हमने इसको डिराइव किया। एफ सेंट्रीपिटल कितना होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो इससे हमने इसको डिराइव किया। इसका मतलब क्या, इट टूवर्ड्स द सेंटर है। जो फोर्स है ये टूवर्ड्स द सेंटर है, दैट इज द सेंट्रल फोर्स है। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये अट्रैक्टिव फोर्स ही रहेगा, इसमें रिपल्सिव फोर्स कभी भी आपको नहीं दिखेगा। हमेशा ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं, मतलब ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तीसरी बात ये है कि फोर्स जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहेगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इसको, फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवेनिंग मीडियम। ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक जब मैंने आपको बताई तो उसी में मैंने आपको बताया था कि चाहे आप ये एयर में देखो, चाहे आप किसी मीडियम में वाटर में जाके ऑब्जर्व करो, चाहे किसी ग्लिसरीन में जाके ऑब्जर्व करो, ऑयल में ऑब्जर्व करो, कहीं पे भी देखो, लेकिन फोर्स की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, दैट इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब ये फोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किसके ऊपर, इंटरवेनिंग मीडियम के ऊपर। मीडियम के ऊपर वो डिपेंड नहीं है। चौथी बात ये है कि जो F12 होता है दैट इज इक्वल टू माइनस F21 होता है। इसका मतलब क्या कि ये दो ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये इस डायरेक्शन में होता है F12, इस डायरेक्शन में होता है F21। ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी है। तो ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑन सेकेंड इज F12, फोर्स ऑफ सेकेंड बॉडी ऑन फर्स्ट इज F21। तो इनको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो बार आएगा। तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या रहेगी, माइनस F21 बार। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, दोनों इक्वल तो है लेकिन डायरेक्शन की वजह से उसको माइनस साइन आता है। ये चौथी फैक्ट है। पांचवी फैक्ट ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये जो न्यूटन ने लॉ बनाया था, ये लॉ सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है। दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस। मतलब क्या, पॉइंट मासेस हमने सेंटर ऑफ मास में स्टडी किया। देखो ये इतनी बड़ी अर्थ है, इस अर्थ का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इसके सेंटर में। मतलब एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर होल मास ऑफ द बॉडी कॉन्सेंट्रेट होता है, हमने देखा। तो ये अर्थ का पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, इसके सेंटर में।
तो ये अर्थ को इतना बड़ा मान के मत चलो, क्योंकि अगर आप अर्थ को इतना बड़ा मानोगे तो यहाँ का फोर्स अलग रहेगा, यहाँ का फोर्स अलग रहेगा, यहाँ का फोर्स अलग रहेगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस चेंज हो गया। देखो यहाँ का फोर्स अगर मैंने लिया तो इसका डिस्टेंस चेंज हो गया, इतना डिस्टेंस बढ़ गया इसका मतलब डिवाइड बाय आर स्क्वायर है ही, उसमें डिस्टेंस चेंज हुआ तो फोर्स चेंज होगा। अगर मैं यहाँ का पार्टिकल लूँ तो इतना डिस्टेंस चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये पूरी अर्थ को आप इतने बड़े पार्टिकल्स में डिवाइड मत करो, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट मास मान के चलेंगे। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसी से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। कहीं पे भी हर एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ही करो। ये ऑब्जेक्ट है, उसका पॉइंट मतलब सेंटर ऑफ मास लो और सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन करो। सो इट इज वैलिड फॉर द पॉइंट मासेस ओनली। जो लॉ अगर आप अलग अलग पॉइंट के लिए निकालोगे तो दैट विल नॉट वैलिड, उनके लिए वो वैलिड नहीं रहेगा। ये सर आइजैक न्यूटन ने ऑलरेडी इसके ड्रॉबैक्स बता दिए थे। उसके बाद 6 पॉइंट क्या है कि सिग्निफिकेंस फॉर हेवी बॉडीज ओनली। इसका जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फोर्स इज, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फोर्स इज फॉर हेवी बॉडीज ओनली। मतलब सोचो जरा क्या है इसका मीनिंग। देखो मैं बताती हूँ, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसके पहले हमने डिस्कस किया और मैंने बोला बाद में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस किया कि जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 और 2 मासेस अगर मैंने 10 kg के 10 kg के लिए तो 100 बहुत ही छोटा मास है, बहुत ही छोटा। तो वही अगर हम मासेस 2 प्लैनेट्स के लिए तो उनका मास कुछ 10 टू द पावर हाई पावर में आएगा, राइट ना, बहुत ज्यादा पावर में आएगा। तो इसकी भी 10 टू द पावर बहुत लो है और उसकी हाई है, तो उसकी वजह से जो हमें इन दोनों का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा वो थोड़ा ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू पॉइंट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से। तो न्यूटन्स ने ऑलरेडी बता दिया था कि ये जो लॉ है ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड है, मतलब जैसे कि 2 प्लैनेट्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे। क्योंकि यहाँ पे अगर आप अर्थ से कंपेयर करते हो तो अर्थ का भी मास ज्यादा है, तो उससे कंपेयर करके ये वैलिड हो सकता है। लेकिन वही में अर्थ के ऊपर 2 छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स है, बहुत ही छोटे छोटे, जिनका मास 2 kg है, 3 kg है, 10 kg है, इनके लिए अगर मैं लूँ, क्योंकि देखो ये अगर फोर्स बहुत ज्यादा होता तो हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते, एक दूसरे को चिपक जाते हैं ना। लेकिन ऐसा कभी होता है कि हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होके चिपक गए? ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि हमारा मास इतना छोटा है और उसके कंपैरिजन में ये जी और भी बहुत छोटा है ना। हमारा सपोज मेरा 1 kg मास है, मेरा नहीं हमारा किसी ऑब्जेक्ट का 1 kg मास है और एक दूसरे ऑब्जेक्ट का 1 kg मास है, ओके। तो ऐसे 1 kg 2 kg मास हमने लिया और 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। हमारे बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर और ये 1 मीटर से डिवाइड किया तो 12 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻11 तो वैसे ही रहेगा -11। इट्स वेरी स्मॉल फोर्स, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, हम एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होने वाले। तो ये जो है दैट इज नॉट वैलिड फॉर लाइट बॉडीज, इट इज वैलिड फॉर द हेवी बॉडीज ओनली। मतलब कौन सी, बड़े बड़े प्लैनेट्स, उनके लिए ही ये वैलिड रहेगा। तो ये न्यूटन ने कहा था, कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी थे। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर, ओके बच्चों। अभी हम देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म क्या रहेगा। वेक्टर फॉर्म मतलब क्या, सपोज मैंने यहाँ पे 2 मासेस लिए, m1 मास और दूसरा मास लिया m2। वैसे देखा जाए तो इसका फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और इसको हमने ऐसे XY कोऑर्डिनेट में ड्रॉ किया। तो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से सपोज कंसिडर करो इसका मास R2 है, ओरिजिन से इसका मास सपोज R1 है, ओके। तो सपोज अभी यहाँ पे ये मास कितना, ये डिस्टेंस सॉरी, इसका डिस्टेंस R2, इसका डिस्टेंस R1 ओरिजिन से। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया, हमें पता है पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तो यहां से इसका डिस्टेंस कितना रहेगा, अगर मैं इधर आ रही हूं m1 से इधर, ये रहेगा R12 और m2 से m1 की तरफ जा रही हूं, मतलब इस डायरेक्शन में, तो ये कितना होगा R21। तो ऐसे ही फोर्स है, देखो अगर मुझे m1 का m2 का फोर्स निकालना है तो F12 हम लोग लेते हैं, दैट इज इक्वल टू G इंटू m1
m2 डिवाइड बाय r क्या आएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर 1 2 है तो हम लेंगे r12 स्क्वायर इंटू r12 कैप। इसका यूनिट फैक्टर हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि हम उसकी डायरेक्शन भी दिखाते हैं ना, नहीं तो इसको r ही ले लो क्योंकि ये दोनों तो इक्वल ही है ना, r12 एंड r21 दोनों भी इक्वल है, तो इक्वल टू r ले लो, इट्स बेटर। लेकिन इसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, r12 कैप, तो r12 इधर आ रहा है, r21 उधर, मतलब अपोजिट माइनस आएगा। सिमिलरली f21 लिया तो m2 का m1 के ऊपर कितना मास है, कितना फोर्स है, वो अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, g इंटू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू माइनस r21 कैप। एक अगर आप प्लस लेते हो तो ऑब्वियसली आपको दूसरा क्या लेना है, माइनस ही लेना है, ठीक है। तो ये होता है इसका वेक्टर फॉर्म। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है, बट दोनों को निगेटिव साइन की वजह से ये अपोजिट है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं F12 बार इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस F21 बार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जाता है स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड स्टेट इट्स वेक्टर फॉर्म। आपके इसमें एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन उन्होंने दिया है, स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड एक्सप्रेस इट इज इन वेक्टर फॉर्म। तो एक ये उसका वेक्टर फॉर्म होगा, चाहे आप ये लिखो, दोनों भी सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आपको g जो है उसका डायमेंशन भी पूछा जा सकता है। उसकी वैल्यू तो मैंने आपको बताई, लेकिन इसका डायमेंशन भी कभी कभी पूछते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो इनको एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, देखो g का फॉर्मूला क्या बनेगा, f इज इक्वल टू क्या है, g इंटू m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो अगर मुझे g का फॉर्मूला बनाना है तो इसको इस साइड शिफ्ट करो, fr स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, ओके। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है वो तो लर्न ही कर लो, L1 m1 t माइनस 2। R2 का डायमेंशन, R2 डिस्टेंस है मतलब L2 आएगा, स्क्वायर है ना, डिवाइड बाय m1 का डायमेंशन m1 ही रहेगा, m1 तो ये बनेगा m2, ओके। दोनों भी मासेस है, ये m2 को ऊपर शिफ्ट किया तो क्या बनेगा, -2, सो दैट इज इक्वल टू L1 m1 एंड नीचे का -2 t, हाँ ये L2 प्लस 1 कितना बनेगा 3 एंड t कितना बनेगा -2। कभी कभी CET में ये भी पूछा जाता है ग्रेविटेशन का डायमेंशन क्या आएगा, और नीचे 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। सो g इज इक्वल टू क्या रहेगा, देखो दैट इज L3 m1 -2 कितना बनेगा, -1 बनेगा एंड t कितना बनेगा, -2 बनेगा। रटो मत, ऐसे सॉल्व करते जाओ, ओके। सो ये रहा ग्रेविटेशन का डायमेंशन। इसको रटोगे तो 3 का 2 हो जाएगा, -1 का +1 हो सकता है, इसीलिए कभी भी रटो मत, फॉर्मूला देखो उसके ऊपर से उसको सॉल्व करो, क्योंकि डायमेंशन रटने की चीज नहीं है। तो बच्चों अभी हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है, पहला न्यूमेरिकल जो आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। गिवन मास ऑफ द सन इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻30 kg एंड मास ऑफ द अर्थ इज 5.98 इंटू 10⁻24 kg। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मास भी देके रखा है, डिस्टेंस भी देके रखा है, और हमें निकालना है फोर्स। सीधे सीधे वैल्यूज पुट करके कैलकुलेशन करना है। तो पहले लिख लो, गिवन मास ऑफ सन 1.99 इंटू 10⁻30 kg, मास ऑफ अर्थ 5.98 इंटू 10⁻24 kg। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन r इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, G इंटू MS इंटू ME डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करो, ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लॉग टेबल लगने ही वाला है। 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू MS क्या दिया है, 1.99 इंटू 10⁻30
इंटू 5.9698 है क्या, 96 है, 98 है, 98 इंटू 10⁻²4 डिवाइड बाय आर क्या है 1.5 इंटू 10⁻11 ब्रैकेट स्क्वायर। क्या करोगे, देखो 6.67 एज इट इज, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो। पहले तो 10 की पावर एक जगह ले लेते हैं, 6.67 एज इट इज रखो, 1.99 बाद में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन 5.98 डिवाइड बाय 1.5 का स्क्वायर क्या आएगा 225 मतलब 2.25 बनेगा, राइट ना। एंड इनटू क्या है 10⁻22 है, और ऊपर देखो -11 30 एंड 24, 30 + 24 बनेगा 54, 54 -11 दैट इज 10⁻43 आएगा, है ना। 54 -11 10⁻43, और ये +22 ऊपर जाके -22 बनेगा, तो इसको करो -22, तो हमें आंसर मिलेगा 6.67 इंटू 1.99, सभी 10 की पावर एक जगह ले ली, 5.98 डिवाइड बाय 2.25 इंटू 10⁻21। ओके, एक काम करो, अगर आपको पॉइंट के कैलकुलेशन को प्रॉब्लम होता है तो पॉइंट शिफ्ट कर लो, ये 2 डिजिट मैंने शिफ्ट किया तो 667 बनेगा, डिवाइड बाय 2.25 को भी 2 डिजिट शिफ्ट करो 225 बनेगा। ओके, 2 डिजिट शिफ्ट कर लो एंड देन कैलकुलेशन करो, तो ये बनता है दैट इज 225 2 जा करो 0.96, तो ये बनेगा 2.96, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.99 इंटू 5.98 से, नहीं आता तो फिर लॉग टेबल यूज करो इंटू 10⁻21। ओके, तो ये आएगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, दैट इज 3.5 इंटू 10⁻22 आएगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इनका सबका मल्टीप्लीकेशन किया तो वो आता है, ये 35.22 आता है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस आपका कंफ्यूजन होगा, तो ये 21 आएगा। अगर मैंने एक डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये 21 का 22 बनेगा, तो ये आएगा 3.5 इंटू 10⁻22। ये हमें क्या मिला, फोर्स मिला इन न्यूटन। ओके, ये आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। अभी जो सॉल्व न्यूमेरिकल है आपके बुक के, वो मैं नहीं लेने वाली, जो उससे अलग न्यूमेरिकल्स मतलब DC पांडे के कुछ MCQs में लेने वाली हूँ, एंड HC वर्मा के कुछ MCQs हम लोग लेंगे, वो जो मतलब आउट ऑफ बुक में लेने वाली हूँ। तो बुक में जो सॉल्व दिया है उसको आप खुद कर लो, मैं उसके बाहर का लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या है, 2 मासेस दिए हैं, एक है स्मॉल m और दूसरा है कैपिटल M, और दोनों के बीच में डिस्टेंस r दिया है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो कौन सा पॉइंट यहाँ पे करेक्ट रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा, मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन जैसा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दिया है, F12 बार इज इक्वल टू -F21 बार। ये तो हमें पता ही है कि ये मास इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज F12 बार, एंड ये मास इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज F21 बार। तो ये इक्वल होते हैं, ये हमने देखा, लेकिन अपोजिट होते हैं, इसलिए इनको माइनस साइन आता है, तो ये दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है F नेट बार इज इक्वल टू 0। F नेट क्या होता है, दोनों का मतलब पूरी सिस्टम का, यहाँ पे 2 मासेस की सिस्टम है, तो सिस्टम का मास मतलब सिस्टम के ऊपर जो मास लग रहा है सभी मासेस की एडिशन, उसको हम F नेट बोलते हैं। तो F नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज F फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मास प्लस फोर्स ड्यू टू सेकेंड मास, दैट इज कैपिटल M। तो फोर्स ड्यू टू फर्स्ट मास क्या है, दैट इज F12 बार, प्लस फोर्स ड्यू टू सेकेंड मास क्या है, दैट इज F21 बार। तो ये प्लस है माइनस है, दोनों भी इक्वल है हमें पता है, तो दोनों की एडिशन, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन होने की वजह से इसकी एडिशन क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब F नेट इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है, थर्ड पॉइंट, A12 बार इज इक्वल टू -A21 बार। अब बच्चे यहाँ पे सोचेंगे अगर फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये A12 आएगा और ये A21 आएगा, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट रहेंगे, तो ये करेक्ट है क्या, तो मेरा आंसर है नो। कैसे, देखो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले डिराइव करना होगा, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा,
तो देखो सबसे पहले हम इसके लिए एक्सेलरेशन निकालते हैं। इसके लिए एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखो क्या आएगा। पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आएगा फोर्स डिवाइड बाय मास। यहाँ फोर्स मतलब क्या, F12। F12 का फॉर्मूला क्या आएगा सोचो जरा, डिवाइड बाय ये आएगा A12। तो पहली बॉडी के लिए मास कितना है, स्मॉल m, तो यहाँ पे भी हमें स्मॉल m ही लिखना पड़ेगा। तो F12 क्या आएगा, G इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, स्मॉल m इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वायर इंटू दिस स्मॉल m। यहाँ पे ऑलरेडी एक m है तो उसको हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये mm गेट कैंसल, वी विल गेट gm डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये हमें मिला एक्सेलरेशन ऑफ 1-2, एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी टूवर्ड्स दिस बॉडी। ओके, अब निकालते हैं एक्सेलरेशन ऑफ 2-1। क्या आएगा देखो, एक्सेलरेशन ऑफ 2-1 का फॉर्मूला क्या आएगा, F डिवाइड बाय कैपिटल M आएगा। यहाँ पे स्मॉल m था, अब कैपिटल M, क्योंकि हम इसका एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। दैट इज इक्वल टू gmm, फोर्स का फॉर्मूला वही रहेगा, डिवाइड बाय R स्क्वायर, लेकिन यहाँ R स्क्वायर इंटू कैपिटल M से मल्टीप्लाई होगा तो कैपिटल M कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा G इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय R स्क्वायर। देखो ये कैपिटल M है, मतलब बहुत बड़ी बॉडी का मास हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ छोटी सी बॉडी का मास हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। G डिवाइड बाय R स्क्वायर तो सेम है, लेकिन मास यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो A12 और A21 दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है, बराबर है ना। देखो कंसिडर करो, ये छोटी सी बॉडी है 1 kg की और ये बहुत बड़ी बॉडी है 10 kg की। अगर मैंने इसके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एंड इसके ऊपर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, कौन सी बॉडी ज्यादा स्पीड में मूव होगी? ऑब्वियसली ये, क्योंकि इसको छोटा सा फोर्स लगाने के बाद भी ये बहुत फास्ट जाएगी, लेकिन इसको 10 न्यूटन का उतना ही फोर्स लगाइए थोड़ी सी मूव होगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। तो हम ये कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना अपोजिट है? दोनों तो अलग अलग एक्सेलरेशन से एक दूसरे की। देखो अर्थ एंड ऑब्जेक्ट का लो, अर्थ एंड ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे विद द सेम फोर्स, राइट ना। लेकिन एक्सेलरेट कौन ज्यादा हो रहा है? छोटी सी बॉडी। अगर हमने छोटी सी बॉडी को रिलीज किया तो वो तो अर्थ की तरफ जाती है, अर्थ उसके तरफ नहीं आती। क्यों? क्योंकि अर्थ का मास इतना ज्यादा है, वो उस बॉडी की तरफ जाएगी ही नहीं, बॉडी उस अर्थ की तरफ जाएगी, क्योंकि बॉडी का मास बहुत कम है। दोनों में हालांकि फोर्स सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का अलग अलग है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सोचने की बात है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट डी पॉइंट, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली ये पूरी सिस्टम के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वही 0 है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F नेट इज इक्वल टू m इंटू ए नेट आएगा, मतलब A ऑफ सेंटर ऑफ मास, m इंटू ए ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस होल बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स ही 0 है, मतलब मास इस साइड शिफ्ट किया तो एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, v1 बार इज इक्वल टू v2 बार इज इक्वल टू 0। हमेशा नहीं, क्योंकि अगर ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही तो इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ तो भी है, सिमिलरली ये बॉडी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कुछ तो भी है, तो ये 0 कैसे हो सकती है? दैट इज नॉट पॉसिबल। दोनों को कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहेगी ही, दोनों का वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी। तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी, मतलब अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, दोनों भी नहीं हिल रही है तो 0 हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी, लेकिन दोनों की वेलोसिटी 0 है ऐसे हम बोल नहीं सकते, ये हमेशा प्रूफ नहीं होगा। उसके बाद देखो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, ऐसे उन्होंने बोला है। अब यहाँ पे देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगा। अब बहुत बच्चे क्या सोचेंगे, एक मिनट इसको रफ करती हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी भी 0 रहेगी। बिल्कुल नहीं। देखो कैसे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू डिवाइड बाय टी। तो यहाँ पे अगर v माइनस यू दोनों जब सेम रहेंगे तब ये 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने देखा ये अलग एक्सेलरेशन है, ये अलग एक्सेलरेशन है, राइट ना। दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से मूव हो रही है। अगर a सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों 0 ऐसा उसका मीनिंग नहीं होता। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों सेम है। तो दोनों की वेलोसिटी अगर सेम रहेगी
तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन 0। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है। कांस्टेंट होने की वजह से मतलब v कांस्टेंट, v ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है एंड फाइनल भी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये दोनों सेम है लेकिन 0 ही है ऐसे हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि 10 - 10 का भी आंसर 0 आता है ना। ये दोनों सेम हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है लेकिन 0 नहीं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये सही है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, उसकी वजह से एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास हमें 0 मिल रहा है। एंड v1 बार इज इक्वल टू v2 बार इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बोला अलग अलग एक्सेलरेशन है, दोनों की वेलोसिटी कैसे, देखो अर्थ एंड एक ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट हमने रिलीज किया, तो सपोज हमने अर्थ को v1 कहा और उस छोटे से ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसको इसका वेलोसिटी v1 है, इसका वेलोसिटी v2 है, दोनों का सेम है क्या? अर्थ तो बिल्कुल भी नहीं हिल रही, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, लेकिन ये छोटा सा ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड से उसकी तरफ जा रहा है, तो इसका v1 अलग है, इसका v2 अलग है, दोनों कांस्टेंट कभी भी नहीं हो सकते। कभी मतलब कभी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, मासेस के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर दोनों का मास अलग अलग है तो ये वैलिड नहीं है, तो ये रॉन्ग आएगा। तो देखो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जा सकता है, इसीलिए ये सभी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर हो गए। ओके, तो देखो बच्चों इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन देखो क्या है, सपोज दो बॉडीज दी है, एक 10 kg की, एक 2 kg की, ये एट अ इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी है और इनिशियली ये दोनों रेस्ट पोजीशन पे है, मतलब ये भी मूव नहीं हो रही, इसकी वेलोसिटी क्या है, रेस्ट पोजीशन का मतलब इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी 0, ठीक है। फाइनली ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, कुछ फोर्स एक्ट किया तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगी, तो उस वक्त इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड, तो v2 निकालो ऐसे उन्होंने बोला है। v1 2 मीटर पर सेकेंड है तो v2 निकालो ऐसे बोला है। तो देखो सबसे पहले आपको सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास में हमने स्टडी किया था, नहीं पता तो वापस बताती हूँ। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया इसके पहले के चैप्टर में। ओके, तो ये कितना है 10 kg, ये है 2 kg। अब यहाँ वेलोसिटी इनिशियली, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियली कितनी है, इनिशियली है 0, ये 0, तो ये क्या आएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ओके, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ बढ़ गई, देखो फाइनली v1 इज इक्वल टू 2 है, v2 इज इक्वल टू 2 है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ऑलरेडी हमने इसके पहले क्वेश्चन में स्टडी किया, तो ये हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इनिशियली ये सेंटर ऑफ मास उतना ही है, सिमिलरली सेंटर ऑफ मास फाइनली उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ओके, तो अभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू पता है, v1 दिया है, v2 निकालना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा, तो 0 इज इक्वल टू आ गया आपका आंसर 10 इंटू 2 प्लस m2 इंटू v2 हमें निकालना है, m2 दिया है, m2 कितना दिया है 2, तो ये 2 इंटू कर लो v2 डिवाइड बाय 10 प्लस 2, इसको इस साइड शिफ्ट किया तो ये 0 ही आएगा, सो 20 प्लस 2 v2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ 20 इस साइड शिफ्ट किया तो -20 बनेगा, तो 2v2 इज इक्वल टू -20, तो v2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो विच इज ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। पहला -2 दिया है, -10 प्लस 10, तो -2 इज द करेक्ट ऑप्शन। जरा दिमाग लगाना है आपको, रेस्ट पोजीशन पे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 रहेगी, इसके पहले क्वेश्चन मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होती है, 0 नहीं होती, कांस्टेंट। तो पहले 0 है, फाइनली भी क्या रहेगी, 0 ही रहेगी, वो हमेशा कांस्टेंट करेगी। तो उसके ऊपर से सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला यूज करके
हर एक चैप्टर को ठीक से स्टडी करो, क्योंकि हर एक टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में यूज हुआ है। तो हर एक टॉपिक जब पढ़ोगे तो उसको याद रखा करो, क्योंकि आपको होल 12 तक उसको यूज करना है, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक फॉर्मूले को लर्न करते जाओ अच्छे से। तो देखो बच्चों, डीसी पांडे किताब का एक क्वेश्चन है, बुक में से क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन देखो क्या है। टू आइडेंटिकल स्पेरिकल बॉल्स हैविंग रेडियस आर। दो आइडेंटिकल स्पेरिकल बॉल्स ये मतलब इनका मास m है, दोनों का मास सेम है, दोनों की डेंसिटी भी सेम रहेगी, रो डेंसिटी बता रही हूँ, इसका मतलब डेंसिटी लगने वाली है आपको। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू। एफ किसको प्रोपोर्शनल रहेगा। अब इन दोनों की रेडियस भी क्या रहेगी, सेम। तो इसकी रेडियस आर है एंड इसकी रेडियस आर है। देखो अभी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या सोचेंगे, एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और यहाँ पे टिक करके ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। बट ये गलत है। देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मास नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें मास निकालना है। मैंने m बोला लेकिन मास उन्होंने नहीं दिया है। और यहाँ रेडियस देखो r। अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास लूँ, इसका सेंटर ऑफ मास लूँ, तो इसका मास m, इसका मास m, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये r प्लस r, मतलब कितना आ रहा है, 2r आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर गलत है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है। पहले इसको मास निकालना है। मास क्या आएगा वो हमें निकालना है। तो मास के लिए हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये डेंसिटी आएगी रो, दैट इज द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, सिमिलरली मास ऑफ सेकेंड बॉडी। तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज GMM डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे GMM मास दोनों का सेम है, तो क्या लिखेंगे, एफ इज इक्वल टू, अब आर कितना है, मैंने बोला आर कितना है 2r, तो यहाँ 2r आएगा। तो GM स्क्वायर डिवाइड बाय 2r स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, 2r स्क्वायर, क्योंकि r की जगह पे 2r है तो 2r हम लिखेंगे। सो यहाँ पे F इज इक्वल टू G इंटू M क्या है, उसका फॉर्मूला पुट करो, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, मतलब 4r स्क्वायर हमें मिलेगा। 2r का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4r स्क्वायर। अब ये बाकी कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं, उन्होंने बस r का रिलेशन पूछा है, वही हमें निकालना है। तो इसे देखो r क्या मिलेगा, ये बाकी का रहने दो। इससे हमें r क्या मिलता है, 3 2 6, तो ऊपर 6 मिलता है, नीचे क्या है स्क्वायर, तो r स्क्वायर। बाकी मत सोचो, अगर वैल्यूज दी होती, कैलकुलेट करने के लिए बोला होता तब सोचते। तो r⁻6 और r⁻2, ये 2 ऊपर जाके क्या बनेगा, 6 - 2 बनेगा, दैट इज इक्वल टू r⁻4 मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि f इज ऊपर ही है, मतलब f इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, r⁻4, मतलब किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, r⁻4 को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, 1/r स्क्वायर को टिक करके आ सकते हैं, सो इट इज द रॉन्ग आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, 2 ब्लॉक्स दिए हैं, 2 ब्लॉक्स का एक का मास m है, एक का मास 2m है, दोनों की विड्थ लेकिन सेम दी है। ये विड्थ जो है दोनों की सेम है। ये इसकी जो लेंथ है ये l है, इसकी लेंथ 2l है, मतलब इसके डबल है। और इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है l/2। इसके सेंटर ऑफ मास का नहीं डिस्टेंस दिया है, सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है l/2। और हमें निकालना है फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने क्या कहा है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सेंट्रल फोर्स है ये, मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि सेंट्रल फोर्स है, मतलब इनके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम उसके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है क्या, नेवर। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे, और यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास से जो फोर्स रहेगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। मतलब ये डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज r।
तो ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। ये तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है L/2। तो ये डिस्टेंस हमें पता करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो ट्रायंगल का यूज करके हम लोग यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस हमें पता है, दैट इज L/2। ये डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये L है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, मतलब ये कितना रहेगा, L/2 रहेगा। अब यहां से ये देखो, इसके सेंटर ऑफ मास से ये कितना होगा, ये टोटल 2L है, तो ये कितना होगा, इसके हाफ L होगा, और इसका हाफ, ये इतना डिस्टेंस कितना है, L/2, तो ये कितना होगा, L/2, तो बचा हुआ कितना होगा, दैट इज ऑल्सो L/2। अंडरस्टैंड, सिंपल कैलकुलेशन है। देखो ये L/2 है, ये L/2 है, ये टोटल कितना है, L/2 सेंटर ऑफ मास से, तो ये बचा हुआ L/2 रहेगा, तो ये ऊपर का भी कितना होगा, L/2 होगा। अब हम निकाल सकते R, पहले हमें R निकालना है उसके, क्योंकि दोनों का मास तो हमें पता है M2M, बट R हमें पता नहीं है। तो देखो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दोनों साइड के स्क्वायर की एडिशन, मतलब L/2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस L/2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ L/2 ब्रैकेट स्क्वायर L² by 4 प्लस L² by 4, L² by 4, मतलब ये कितना बनेगा, 2L² by 4 बनेगा, राइट। एम आई क्लियर। तो ये L² by 4 जो है वो ब्रैकेट के बाहर आएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आने के बाद L बनेगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, और ये √2 एज इट इज रहेगा। तो R हमें मिल गया L/2 √2। अब हम लोग F का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू G इंटू M इंटू M, M1 इंटू M2 करो, डिवाइड बाय R²। तो G इंटू M1 कितना है, देखो स्मॉल m है, इंटू 2m डिवाइड बाय R², R क्या है, L/2 √2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2m इंटू m² आएगा, सो G इंटू 2m² डिवाइड बाय, ये आएगा L² डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर क्या आएगा, 2 आएगा, तो ये बनेगा 2 2 जा 4, राइट ना। तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये इस 2 को मल्टीप्लाई होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा, 2 इंटू 2 मतलब 4gm², ये 2 इंटू 2 4gm² डिवाइड बाय नीचे क्या रहेगा, L²। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है 4gm² डिवाइड बाय L²। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, ABCD ऑप्शंस दिए देखो यहाँ पे, उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें फाइंड आउट करना था। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे MCQs हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो देखो आपको एक सिस्टम दिया है, सपोज दिस इज मास M1, M2, M3, M4 अप टू ऐसे Mn मासेस दिए हैं, ठीक है। इसके सेंटर में Mn है ऐसे हम मानते हैं, कहीं पे भी हो सकता है Mn, सो ऑन M3, ओके। तो ऐसे बहुत सारे मासेस है और आपको पूछा कि Mn मास पे लगने वाला नेट फोर्स निकालो। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों इस Mn के ऊपर तो सभी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स निकालो, ऐसे उन्होंने बोला। फाइंड द फोर्स ऑन Mn, F नेट इज इक्वल टू व्हाट ऑन Mn, ये हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अगर मुझे F नेट निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, F नेट ऑन M इज इक्वल टू, इसके ऊपर सभी के जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सब की एडिशन हम लोग करते हैं, मतलब Fmn ड्यू टू M1, ओके, Mn के ऊपर M1 की वजह से लगने वाला फोर्स, प्लस Fmn ड्यू टू M2 प्लस Fmn ड्यू टू M3 प्लस सो ऑन Fmn ड्यू टू n-1। इन सब की वजह से लगने वाला फोर्स जो है वो हम लोग निकालेंगे, उन सब की एडिशन करेंगे एंड देन वो जो फोर्स हमें मिलेगा दैट इज द F नेट रहेगा। तो इसका कंबाइन फॉर्मूला क्या बन सकता है,
तो इसको हम लिख सकते हैं एक जनरल फॉर्मूले के फॉर्म में, एफ आई बार इज इक्वल टू एफ इंटू समेशन ऑफ, सबकी समेशन आ रही है ना, समेशन ऑफ एफ आई जे बार, वेयर जे इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, 1 to n आएगा, j इज इक्वल टू 1 to n आ सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे I शुड नॉट इक्वल टू j, मतलब कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, क्योंकि n का n के ऊपर फोर्स नहीं निकाल सकते हैं ना, हमें दूसरे दो ऑब्जेक्ट्स का फोर्स निकालना है। तो j इज इक्वल टू 1 to n आएगा। नंबर ऑफ फोर्सेस, नंबर ऑफ मासेस ले सकते हैं हम लोग 1 to n, लेकिन जिसके ऊपर निकाल रहे वो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये जनरल फॉर्मूला बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। आपकी बुक में उन्होंने अलग क्वेश्चन पूछा है, गिव फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू कलेक्शन ऑफ मासेस, ऐसे पूछा है। कलेक्शन ऑफ मासेस, उसी को हम लोग बोल सकते हैं, इसी आपके बुक में यहाँ इसको कहा है कलेक्शन ऑफ मासेस, ये भी याद रखो क्योंकि आपका कंफ्यूजन होने के चांसेस है। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी है एक दो, वो लेती हूँ, कलेक्शन ऑफ मासेस। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखो, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके बुक में इसी के प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के ऊपर से एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ये क्वेश्चन आपके बुक में सॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या है, 3 particles A, B and C each having mass m are kept along a straight line with AB is equal to BC is equal to L. डायग्रामेटिकली मैं बताऊंगी आपको। A 4th particle T is kept on the perpendicular bisector of AC at a distance L from B. Determine the gravitational force on D. देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से कॉन्सेंट्रेट करके सुनो। क्वेश्चन देखो क्या बताया, मैं आपको भी डायग्राम निकाल के बताती हूँ। 3 पार्टिकल्स लिए हैं, सपोज मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इस लाइन के ऊपर मैं 3 पार्टिकल्स लेती हूँ, पार्टिकल A, पार्टिकल B, पार्टिकल C। उन्होंने बोला है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू L है, मतलब ये L है, ये L है, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L। एंड 4th पार्टिकल जो है इसके बाई सेक्टर पे, मतलब इससे परपेंडिकुलर लाइन जो बनेगी यहाँ पे 4th पार्टिकल रखा, दैट इज D। और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस उन्होंने बताया L, ये भी डिस्टेंस L दिया है, ये दोनों भी डिस्टेंस L दिए हैं। तो अभी देखो इस पार्टिकल के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स निकालो, ऐसे उन्होंने बोला। तो अभी ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये पार्टिकल के ऊपर ये B भी फोर्स एक्ट करेगा, ये A फोर्स ऐड करेगा, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी, ये फोर्स ऐड करेगा, ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी, ठीक है। तो पहले AD, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, D ड्यू टू A की वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, C की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, लेकिन कुछ एंगल में फोर्स एक्ट हो रहा है, देखो राइट ना। तो सबसे पहले हम ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हमने फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिया तो वहां पे हमें डिस्टेंस लगने ही वाला है। ये डिस्टेंस तो हमें पता है, ये L है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, वो पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस AD इज इक्वल टू DC या फिर CD इज इक्वल टू क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम यूटिलाइज करो, क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये इसका हाइपोटेनस है, तो उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों साइड का स्क्वायर, मतलब L² प्लस L² आएगा, ये L² प्लस L², दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2L²। तो ये AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या आएगा, 2L² बाहर निकल के L और ये √2 बनेगा। तो ये हमें मिल गया ये डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज L/L√2, और ये भी कितना है, L√2। तो ये दोनों डिस्टेंस अभी मिल गए। अब निकालो FA। सबसे पहले निकालते हैं फोर्स FA। FA इज इक्वल टू क्या आएगा, सबका मास M दिया है, इसका मास M, इसका मास M, इसका मास M, सबका मास कितना है M। तो GM मतलब M² आएगा, डिवाइड बाय R²। R² क्या है, FA इज इक्वल टू GM² डिवाइड बाय L√2 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू GM² डिवाइड बाय L² इंटू 2, या फिर 2L² लिखो, दैट इज बेटर, 2L²।
अब देखो ये कुछ एंगल में लग रहा है ना। मैंने अगर इसको, ये एंगल कितना आएगा देखो, अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ की तो ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये एंगल कितना है 90 डिग्री। सो ये एंगल यहाँ पे 45 रहेगा और ये बचा हुआ कितना रहेगा 45 रहेगा। ये एंगल यहाँ पे हमें कितना मिलेगा 45 डिग्री। ये 90 है, ये 90 रहेगा। सो ये बचा हुआ एंगल यहाँ पे हाफ बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये 45 रहेगा एंड ये भी कितना रहेगा 45। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 45 डिग्री। तो ये फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है, दैट इज 45। सिमिलरली ये भी फोर्स कितने एंगल पे लग रहा है 45 डिग्री पे। तो ये एफ ए को, ये एफ ए है, ये एफ सी है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। एफ ए को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, एक ये कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, एंगल की तरफ का कंपोनेंट, ये कुछ एंगल पे लग रहा है, दैट इज एफ ए कॉस 45, राइट। एंड ये कितना बनेगा एफ ए साइन 45। सिमिलरली यहाँ पे ये कितना रहेगा एफ सी कॉस 45 एंड ये कितना रहेगा एफ सी साइन 45। अंडरस्टैंड, ये डिस्टेंस एल है, याद रखो। तो ये उनके दो कंपोनेंट्स मैंने रिजॉल्व। इसको कंपोनेंट एक ही आएगा वर्टिकल, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है ऐसे, बट ये परपेंडिकुलर नहीं, ये 45 डिग्री के एंगल पे लग रहा है, इसलिए हमें इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। तो इसके कंपोनेंट्स देखो क्या आएंगे, कंपोनेंट ऑफ एफ ए निकाल लो, कंपोनेंट्स ऑफ एफ ए क्या आएंगे, दैट इज एफ ए बार। एफ ए बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा इसका, दैट इज इक्वल टू, इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है प्लस आई कैप और इसके अपोजिट क्या होती है माइनस आई कैप। सिमिलरली ये होती है प्लस जे कैप और इसके अपोजिट होती है माइनस जे कैप। तो इसकी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये आएगा जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर इंटू एफ ए कॉस 45 ना। तो एफ ए का फॉर्मूला मैंने लिखा इंटू कॉस 45 इंटू माइनस आई कैप, उस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल फोर्स क्या लगेगा, दैट इज एफ ए वर्टिकल इज इक्वल टू, मतलब ये वाला, ये कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है माइनस जे कैप में, मतलब ये आएगा जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर इंटू साइन 45 इन ब्रैकेट माइनस जे कैप। ये मिला हमें एफ ए का कंपोनेंट। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे एफ सी का कंपोनेंट। सिमिलरली एफ सी इज, एफ सी भी क्या आएगा देखो, एफ सी इज इक्वल टू, सेम फॉर्मूला हमें मिलेगा जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2l स्क्वायर। तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या मिलेगा, एफ सी ऑफ हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय 2l स्क्वायर। इसका इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है कॉस 45, बट यहाँ पे प्लस आई कैप लगेगा एंड दैट इज इक्वल टू एफ सी वर्टिकल कंपोनेंट जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर, लेकिन ये हमें मिलेगा माइनस जे कैप। ओके, साइन 45 रह गया, एक मिनट, साइन 45 डिग्री माइनस जे कैप। ये हुआ एफ सी के बारे में। एफ ए मिल गया, एफ सी मिल गया, आप सोचते एफ बी के बारे में, ठीक है। एफ बी का एक ही कंपोनेंट मैंने आपको बोला, कौन सा, वर्टिकल, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ सी, नहीं ये एफ सी है ना, अब कौन सा एफ बी, एफ बी इज, एफ बी क्या रहेगा, एफ बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एल स्क्वायर आएगा, इसका फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं एफ बी का। एफ बी का फॉर्मूला क्या आएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है एल, तो ये कितना आएगा जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर, बस इतना ही रहेगा। तो एफ बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 ही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट पोजीशन में है, तो 90 डिग्री का एंगल 0 बन जाएगा। सो इसका बस वर्टिकल कंपोनेंट हमें मिलेगा, दैट इज एफ बी वर्टिकल इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर। तो कॉस 90 यहाँ पे क्या आएगा, ये वर्टिकल कॉस 90 है ना, तो कॉस 90 यहाँ पे क्या रहेगा,
दैट इज 1। तो ये क्या बनेगा 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये माइनस जे कैप इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ इस डायरेक्शन में क्या होता है माइनस जे कैप, ऊपर लगता तो प्लस, तो ये माइनस जे कैप। तो देखो सभी के हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स की एडिशन करेंगे और सभी वर्टिकल कंपोनेंट्स की एडिशन करेंगे और देखते हैं फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो अभी देखो सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हम लोग एक जगह लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, नेट फोर्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, या फिर नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑन डी क्या आएंगे, एफ ए एच प्लस एफ बी एच प्लस एफ डी, एफ बी हो गया एफ सी एच, क्या आएगा देखो, दैट इज इक्वल टू एफ ए क्या है जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर कॉस 45 माइनस आई कैप प्लस एफ बी क्या है 0 है तो ये लिखो ही नहीं। एफ सी क्या है, एफ सी कहाँ गया, ये जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर कॉस 45। देखो बच्चों ये माइनस आई कैप है, ये प्लस आई कैप है, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है। इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में एक, तो दोनों भी कैंसिल होंगे। सेम फोर्स अगर एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, इस डायरेक्शन में एक, इस डायरेक्शन में एक, तो वो कैंसिल होगा। तो ये हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मतलब नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ नेट हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। इसका मतलब बॉडी के ऊपर डी के ऊपर वर्टिकल ही फोर्स लग रहा है, तो वो वर्टिकल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है, मतलब प्लस जे कैप में लग रहा है कि माइनस जे कैप में लग रहा है वो हमें निकालना है। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, मैं इसको रफ करने जा रही हूं। ठीक है, तो अब निकालते हैं एफ नेट वर्टिकल। तो वर्टिकल में एफ ए बार वर्टिकल प्लस एफ बी बार वर्टिकल प्लस एफ सी बार वर्टिकल। तो एफ ए बार वर्टिकल क्या है, निकाला आपने, देखा जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर साइन 45 माइनस जे कैप प्लस एफ बी बार वर्टिकल है एफ बी बार है जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, अभी अभी निकालना ये, माइनस जे कैप प्लस सी क्या है जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2l स्क्वायर इंटू साइन 45 माइनस जे कैप। तो सभी कहाँ लग रहे हैं, माइनस जे कैप में। ऑब्वियसली फोर्स कहाँ लगेगा, माइनस जे कैप में। तो एफ नेट वर्टिकल इज इक्वल टू, सबका जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, जी एम माइनस भी कॉमन निकल, सबको माइनस जे है, तो जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर कॉमन निकाला। ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन 45 होता है 1/√2, तो यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब 1 डिवाइड बाई 2√2 आएगा। साइन 45 की जगह पे 1/√2 लिखा और 2 उसको लगाया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा देखो, जी एम डिवाइड बाई एल स्क्वायर बाहर गया, माइनस जे कैप ये भी हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको रहने दो। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, बस एक 1 बचता है, +1, क्योंकि पूरी टर्म बाहर है, प्लस जी एम स्क्वायर 2l स्क्वायर बाहर गया, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा, 1 डिवाइड बाई 2√2 रहेगा, और यहाँ पे जे कैप में बाहर निकालती हूँ। सो दैट इज इक्वल टू माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये क्या होगा देखो, इसको 1/2√2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2√2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2√2 से डिवाइड किया, तब सबका बेस सेम हुआ। तो ऊपर क्या होगा, 1 + 1 क्या बनेगा, 2 + 2√2 डिवाइड बाई 2√2। तो इसका 2 कॉमन निकाला इंटू जे कैप, तो इसका 2 कॉमन निकाला तो 2 गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 + √2 डिवाइड बाई √2 इंटू जे कैप। तो ये हमें मिलता है एफ नेट वर्टिकल ऑन डी। डी के ऊपर वर्टिकल फोर्स एक्ट हो रहा है, वो भी कौन सी डायरेक्शन में, माइनस जे कैप, मतलब निगेटिव है तो नीचे की डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में डी के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। फोर्स निकालने की जरूरत नहीं, उन्होंने वैल्यूज नहीं देके रखी है, बस हमें इतना ही लिखना है। तो इस डी पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली इन सब की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा
वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जे कैप की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, माइनस जी एम स्क्वायर डिवाइड बाय एल स्क्वायर 1 प्लस √2 डिवाइड बाय √2, ये इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आपके जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल के होते हैं, उनको सॉल्व किया करो, उनको ठीक से ऑब्जर्व, अगर नहीं समझ में आए तो मुझे पूछो, लेकिन जो सॉल्व न्यूमेरिकल है वो बहुत अच्छे होते हैं, उनको सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, 3 मासेस दिए हैं जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में रखे हैं, मास m, मास 2m, और हमें मास m का नेट फोर्स दिया है Fm इज इक्वल टू x gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर एंड F2m मतलब 2m का नेट फोर्स दिया है y gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, और हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोले हैं। नीचे ऑप्शंस दिए हैं 2√3, 7, √3, 2√3, 2√7, √3, √7, 2√3। तो सबसे पहले हम इस 2m के बारे में सोचते हैं। इस 2m के ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। देखो ये 2m जो है इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स एक्ट हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो अगर हमें नेट फोर्स निकालना है इस 2m के ऊपर तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है नेट फोर्स का, F नेट, क्योंकि 2 डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर का हमें फॉर्मूला यूज करना होगा जो मैथमेटिकल मेथड्स में हमने स्टडी किया था। तो रिजल्टेंट वेक्टर का, क्योंकि 2 डायरेक्शन के फोर्स है, अभी ये 2m किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो किस डायरेक्शन में रहेगा, ये निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, अब इस डायरेक्शन में भी सेम फोर्स है क्योंकि मास सेम है, यहाँ पे भी मास सेम है तो यहाँ पे भी सेम फोर्स रहेगा F, तो ये आएगा F स्क्वायर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा, ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो ये आएगा F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F कॉस 60। तो यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2। तो ये F नेट कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू F स्क्वायर आएगा 2F स्क्वायर प्लस F इंटू F 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 2 गेट कैंसल, 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर बचता है, तो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर होगा, दैट इज √3F स्क्वायर। सो यहाँ पे F स्क्वायर रूट कैंसल होगा और हमें मिलेगा √3 इंटू F, ये हमें मिलेगा F नेट ऑन 2m के ऊपर जो F नेट है वो। बट हमें ये F पता करना होगा, तो 2m एंड m इसके लिए हम लोग F निकालते हैं, सिंगल फोर्स निकालते हैं, तो क्या आएगा देखो, तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज F का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, दैट इज G इंटू, ये m है ये 2m है, G इंटू m इंटू 2m डिवाइड बाय a स्क्वायर, राइट, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, तो ये क्या आएगा, r स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर आएगा, दैट इज इक्वल टू 2gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। ये f हमें मिला, तो f नेट इज इक्वल टू क्या आएगा, f नेट इज इक्वल टू √3, f की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे, √3 इंटू 2 इंटू gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू, ये 2 आगे आएगा, 2√3 gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। देखो F नेट की वैल्यू मिली हमें ऑन 2m के ऊपर, 2m का फोर्स हमने निकाला, F2m का फॉर्मूला क्या दिया है देखो, दैट इज y gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे 2√3 मिल रही है, y की वैल्यू 2√3 मिल रही है, ये देखो 2√3 gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑप्शंस में अगर देखा तो यहाँ y की वैल्यू 2√3 है, यहाँ पे भी 2√3 है, तो यहाँ कंफ्यूजन होने के चांसेस है, कौन सा एग्जैक्ट करेक्ट है इसके लिए हमें x निकालना ही होगा। अगर हम पहले x निकालते तो जहाँ पे 2√3 या फिर जो आंसर हमें मिले, क्योंकि सब आंसर अलग अलग है देखो, तो इससे आपको पता चल जाता है, ऐसे भी ऑब्जर्व करते जाओ। अगर ये साइड देखो पहले तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, लॉजिक से ही हो जाता है। पहले x निकाल लो, x के सभी वैल्यूज अलग अलग है, तो एक वैल्यू पता चल गई तो दूसरी हम लोग ऑटोमेटिकली टिक कर सकते हैं। तो ये हमें मिला F नेट ऑन
किसके ऊपर, 2m के ऊपर। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे m के लिए। देखो अभी ये m है, इस m के ऊपर, इस m के ऊपर इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स है, इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स है, इस डायरेक्शन का फोर्स, अभी इन दोनों का फोर्स अलग अलग रहेगा तो फोर्स पहले निकाल लेते हैं। तो देखो इन दोनों का फोर्स क्या होगा, F, दोनों के बीच में कितना फोर्स होगा, F इज इक्वल टू G इंटू एम स्क्वायर रहेगा, m इंटू एम डिवाइड बाय a स्क्वायर रहेगा। एंड इस डायरेक्शन में कितना आएगा, दैट F इज इक्वल टू m G इंटू 2m स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। मतलब ये F है तो ये कितना है, 2F है, राइट ना। क्योंकि देखो यहाँ 2 है, ये 2 मैंने आगे लिया तो क्या बनेगा, सॉरी ये 2 मैंने आगे लिया तो क्या बनेगा, दैट इज 2gm स्क्वायर डिवाइड बाय, ये gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर, ये 2gm। मतलब यहाँ पे 2m का मास है तो ये फोर्स डबल आ रहा है और ये सिंगल आ रहा है। इसका मतलब हमें दो फोर्स की वैल्यूज क्या मिली, यहाँ पे F दोनों सेम थे लेकिन यहाँ पे एक 2F है, एक F है। तो F नेट निकालो, F नेट ऑन m दैट इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2 इंटू F इंटू 2F इंटू कॉस 60। एंगल तो सेम रहेगा बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऐसे उन्होंने बोल के रखा है, एक्चुअली मैंने क्वेश्चन में लिखा नहीं। सो दैट इज इक्वल टू F स्क्वायर 2F स्क्वायर कितना होगा, 3F स्क्वायर प्लस ये 2 2 जा 4 बनेगा, 4F स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। सो दैट इज इक्वल टू 2 2 जा 4, तो ये बनेगा 2F स्क्वायर 3F स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5F स्क्वायर, राइट। नहीं सॉरी कहीं तो भी, हाँ यहाँ पे 4 चाहिए ना, ये 4F स्क्वायर बनेगा, 2F स्क्वायर का 4F स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा, 4 + 1 इज 5 एंड 5 + 2 इज कितना बनेगा, 7। तो ये 7F स्क्वायर बनेगा, राइट। तो ये कितना मिला हमें, √7 इंटू F, ये F स्क्वायर बाहर आके F बनेगा। अब √7 ऑलरेडी हमें मिल गया, कहाँ पे, √7 यहाँ पे, तो हमारा D ऑप्शन करेक्ट है। पर आगे हमें GB इसका F का फॉर्मूला निकालना है। तो F इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो ऑलरेडी हमने निकाला, F इज इक्वल टू दैट इज सिंगल m है तो gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, सो F नेट इज इक्वल टू ऑन m √7 और F की वैल्यू पुट करो gm स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर। तो Fm कितना मिला हमें, √7, तो x की वैल्यू हमें मिली √7। तो आंसर कौन सा करेक्ट है, D इज द करेक्ट ऑप्शन, √7, 2√3। ओके, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो इट्स बेटर है नेक्स्ट टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ ग्रेविटी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।